सभी का स्वागत है पल्प गल्प टॉक शो में। आज का जो टॉपिक है कॉमिक्स और दर्शन, कॉमिक्स और फिलॉसफी। गेस्ट स्पीकर हैं श्री संजय अस्पुत्रे जी, जिनको कॉमिक्स की दुनिया वाले नागराज में उनका आर्ट से जानते होंगे। शुरू के 4 कॉमिक्स जो हैं नागराज के उन्होंने बनाए। उसके अलावा भी करीब 60 के करीब कॉमिक्स उन्होंने इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में बनाई हैं। IBH, राज कॉमिक्स और दूसरे पब्लिकेशन में पब्लिश हुआ। हम आज का सेशन शुरू करने से पहले संजय सर के परमिशन के साथ में उनके फेसबुक से उनका एक सितार वादन का वीडियो छोटा सा प्ले करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया। जी। धन्यवाद धन्यवाद शंभुनाथ जी सर, बहुत अच्छा। एक अगर मैं कहूँ जो टॉपिक भी है हमारा, एक अच्छा इससे वांटेज पॉइंट मिलेगा। म्यूजिक जो है, टॉपिक जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, एक कॉन्टेक्स्ट हल्का फुल्का रखना चाहूँगा। सर से भी उस रिगार्ड बात हुई थी पीछे। रिसेंटली राजकुमार गुप्ता जी, जो राज कॉमिक्स के संस्थापक थे, उनकी डेथ हुई थी, एक्सपायर कर गए वो कोरोना की वजह से। उस दौरान में जो एक इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री की तरफ से रेस्पॉन्स आया वो बड़ा मिला जुला मुझे लगा। संजय सर से भी उस दौरान में बात हुई थी और बात होते होते हम लोगों ने जो मृत्यु और क्या माया है, क्या मटेरियल चीजें, भौतिक चीजें हैं, उस पर भी थोड़ा सा बात हुआ था उस दौरान में। ये टॉपिक जो है काफी पहले से मैं सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा सर से बात करनी चाहिए इस टॉपिक पे, क्योंकि जो सर की जर्नी है वो कॉमिक्स से नहीं जुड़ी है। फाइन आर्ट, म्यूजिक, एक इतनी वर्सेटाइल फील्ड में वो काम कर रहे हैं। फाइन आर्ट में खासकर जो मुझे लगता है कि फिलोसफिकल एक एंगल रहता ही रहता है जो आर्टिस्ट होते हैं, कॉमिक्स में नहीं होता है। पता नहीं ये सटायर हो सकता लगे, कॉमिक्स में दर्शन वाली चीजें, फिलोसफिकल चीजें कभी सुनने में आती नहीं है। कोई आर्टिस्ट, कोई बिजनेसमैन जो कॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, कोई भी क्रिएटिव उस तरीके की बातें करता हुआ कॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में दिखाई नहीं देता है जनरल। तो कॉमिक्स और दर्शन, इस पे स्पेसिफिकली हम लोग आज बात करेंगे। सर का जो जर्नी है, पर्सनल जो उनका एक्सपीरियंस रहा, उस पर भी बात करेंगे कि कैसे एक क्रिएटिव का जो जर्नी होता है कॉमिक्स बनाते बनाते। इन जनरल इसको हम आर्ट के रूप में भी ले सकते हैं। अलग अलग तरीके की कला होती है, म्यूजिक, फाइन आर्ट, पेंटिंग वगैरह हो गए, मूर्तिकला हो गई, बहुत सी चीजें होती हैं। तो इन जनरल भी ले सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कॉमिक्स के संदर्भ में थोड़ा सा बात करें, कुछ एग्जांपल्स वगैरह लें सर के लाइफ से। उनका जो एक्सपीरियंस है, एक फिलोसफिकल जर्नी, उस बारे में हम आज बात करेंगे। तो सभी का स्वागत है इस टॉक शो में। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो शुक्रिया, स्वागत बाद में। स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा सर कि जब मैंने ये टॉपिक आपसे डिस्कस किया कि इस टॉपिक पे बात करनी है आपसे, एक टॉक होगा, तो आपका क्या रेस्पॉन्स था? आपको कैसा लगा कि ऐसा टॉपिक पे डिस्कस करना, कॉमिक्स और दर्शन, फिलॉसफी? नहीं, जब भी कोई कॉमिक्स की बात छेड़ता है तो मैं नेचुरली नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ, क्योंकि ये मेरे काफ़ी दिल से जुड़ा हुआ था पहले भी। लेकिन कुछ कारणवश मेरे जो इंटरेस्ट है थोड़े बदलते गए या परिस्थितियाँ बदलती गई, इसलिए मैं उससे दूर गया। लेकिन कॉमिक्स तो डेफिनेटली मेरे दिल के करीब का एक विषय बोल सकते हैं।
तो जी, डेफ़िनेटली मुझे आनंद लगा और जब आपने फ़ोन किया तो शायद मैंने तुरंत हाँ कह दिया। उसमें मुझे बिल्कुल। बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दूसरे जो भी मेरे कमिटमेंट्स या जो भी एंगेजमेंट थे, वो बाकी कुछ दिखाई नहीं दिए। मैंने कहा कि चलो इस बहाने सबसे एक रूबरू हो सकते हैं, मिल सकते हैं, तो मुझे काफ़ी आनंद मिला। जी सर, जी सर। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप कॉमिक्स के फ़ील्ड में कैसे आए? फाइन आर्ट में आप पहले से थे, फिर कॉमिक्स के फ़ील्ड में किस तरीके से एंटर किए आप? एक पर्सनल लेवल पे एज़ अ इंडिविजुअल करियर की अगर हम बात करें, क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक ज़रूरतें हैं आर्टिस्ट की, क्रिएटिव्स की और जो फिलॉसफिकल एंगल है, वो साथ-साथ चलते हैं या फिर उसमें बदलाव आते हैं। तो शुरू में आपका कैसे कॉमिक्स में कैसे रहा? एंट्री कैसे रहा? कुछ अगर मैं क्लियरली पूछना चाहूँ तो कि कॉमिक्स में आने के रीज़न क्या थे आपके? जी, जी, जी। नहीं, ये तो अगर आप नहीं पूछते तो भी मैं बोलता था क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह है मुझे कॉमिक्स में आने की या जो व्यक्ति ने मुझे ये इस फील्ड में लाया उन्हीं को आप सब जानते हैं, श्री प्रताप मुणिक जी। हुँ, एक्चुअली मैं जो कॉलेज से पढ़ा हूँ, वहाँ पे हमारा ड्राइंग विषय रहता है, इलस्ट्रेशन मैं एड अप्लाइड आर्ट पढ़ा हूँ तो वहाँ पे पूरा एड एजेंसी का काम करना पड़ता है। तो उसमें इलस्ट्रेशन भी मेरा सब्जेक्ट था, तो इलस्ट्रेशन मैं पहले से ही बनाता था और यहाँ आने के बाद मैं एक मेरे शादी मेरी पत्नी वो भी आर्टिस्ट है, उनसे हुई तो वो भी चित्रकार है, तो हम दोनों ने एक डिज़ाइनिंग स्टूडियो शुरू किया था। एडवर्टाइजिंग डिजाइनिंग हम दोनों काम करते थे उसमें और एक 4 साल के बाद शायद प्रताप मौलिक जी यहाँ कोई एक प्रोजेक्ट मिला था उनको रामायण के ऊपर कॉमिक्स बनाना या एनिमेशन फिल्म बनाना उस सिलसिले में वो यहाँ आए थे हैदराबाद में तो मैं उनको नाम से जानता था कभी मिला नहीं था तो यहाँ आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि वो आए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिला मैं अब हम लोग महाराष्ट्रियन वो भी महाराष्ट्रियन है मैं भी महाराष्ट्रियन तो ज़्यादा नज़दीक आ गए, तो उन्होंने मेरा काम देखा और उन्होंने बोले कि आप यही इसी प्रोजेक्ट में जॉइन हो जाओ, जब भी आपको फुर्सत मिले, आप यहाँ ये रामायण कॉमिक्स या इसमें आप काम करते जाओ। तो जब मैं वहाँ काम कर रहा था, तो एज़ ए एम्प्लॉयी नहीं, खाली थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कर रहा था। तो वो काम देख के प्रताप मलिक जी बोले कि नहीं, ऐसा एक मेरे पास नागराज कॉमिक का काम अभी-अभी शुरू हुआ है। मैंने एक कॉमिक बनाई है, तुम्हारा ड्राइंग बहुत अच्छा है, कंपोजिशन अच्छा है और जो भी कॉमिक बनाने के लिए कॉमिक इलस्ट्रेशन बनाने के लिए जो भी ज़रूरी है वो सब गुण आप में है तो आप मैं वो कॉमिक अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये काम में मैं व्यस्त हूँ आप कीजिए तो उन्होंने दूसरा कॉमिक बुक मुझे दे दिया उसकी स्क्रिप्ट उनके पास आई थी राज कॉमिक से तो वो कॉमिक बुक स्क्रिप्ट मुझे दिया और उन्होंने कहा कि इसके 2-4 पेज मुझे बना के बताओ वो मैंने बताया वो देख के वो बहुत खुश हो गए वो भी बोले कि नहीं आप इसके आगे का कॉमिक बुक आप ही बनो तो ये एक कोइंसिडेंस हुआ और मैं कॉमिक में जुड़ा रहा और इसकी दूसरी एक वजह ये थी कि मेरे साथ मेरे वाइफ मेरी पत्नी जो साथ में हमेशा रहती तो वो बीइंग आर्टिस्ट उनका काफी हेल्प हो रहा था जैसा कि मैं एक पेज पे सपोज फर्स्ट पेज है कॉमिक का कोई मैं वहाँ पे पूरे स्क्वायर्स रफली मारता था एक पेज पे एक 6 पेज आते थे क्या बोलते कॉलम तो वो मैं रफ मार के अंदर पूरा ड्राइंग करता था और बबल जो डायलॉग के थे वो ऐसा रफली छोड़ता तो वो मेरा एक पेंसिलिंग रफली होने के बाद मेरी पत्नी उसको करेक्ट 6, 5, 4 जो भी स्क्वायर रहते थे एक पेज में वो 90 एंगल में सेट स्क्वायर लेके पूरा मार्क मार्क करना उसके बाद जो बबल रहता था जो डायलॉग रहते थे डायलॉग के लिए पूरे लाइन मारना अगर 4 लाइन का डायलॉग है तो उतने लाइन वो सब वो आर्टिस्ट रहने से काफ़ी मुझे हेल्प मिलती थी तो ऐसा करके फिर फाइनल में इंकिंग करता था फिर बाद में इंकिंग होने के बाद उसके जेरॉक्स लाके उसके ऊपर कलर स्कीम फिर हम दोनों मिल के करते थे तो ये काफ़ी मुझे पहले से हेल्प और घर का आदमी रहने से अब जैसा बाहर का कोई एम्प्लॉय करे तो उसकी टाइमिंग फिक्स रहते हैं बाकी भी कई प्रॉब्लम्स रहते हैं तो ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था जब भी जैसा मैं दिन में कमर्शियल कोई एडवर्टाइजिंग का काम करता था तो रात में घर में जाके वो पूरा लेके जाना घर में मिसेस का जो उनका काम होती है हेल्प करना या सवेरे जल्दी उठ के तो ये ऐसा टाइम एडजस्ट करके काफ़ी हम लोग वो दोनों मिलके काम करते थे और दूसरी एक बात थी कि मेरा थोड़ा
नेचर पेंटर या आर्टिस्ट बोलो उस टाइप का नेचर है, जैसे जो बाहर मार्केट में काम करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है, वो मुझे उतना पसंद नहीं था कि किसी के पास जाओ, मैं आर्टिस्ट हूँ, बोलो, काम दिखाओ, फिर वो बोलते थे ये डिजाइन बनाओ, फिर वो बताने के बाद फिर पेमेंट के लिए वो बाकी सब करना थोड़ा मेरे नेचर से अलग था। और यहाँ कॉमिक में क्या था कि बस दिल्ली से एक स्क्रिप्ट आती थी, मैं उसको देख के ये पूरा करना, कंप्लीट करना, 1 महीना 40 दिन के अंदर कंप्लीट करके भेजना, भेज देने के बाद 8 दिन में मुझे जब कोई 5-5,500 रुपए एक कॉमिक को मिलते थे, तो वो बराबर आते थे, तो मेरे को घर की चिंता नहीं थी कोई भी। आई वॉज नॉट वरीड अबाउट माई ब्रेड एंड बटर, रादर आई कैन से दिस, कि कोई इसकी चिंता नहीं थी, तो मुझे अच्छा लगता था, फिर मन भी लगता था। तो ये मुख्य कारण था मेरा फील्ड में आने की। जी सर। स्टार्टिंग में आपका अगर कहें विचार जो थे आपके शुरू में, करियर के शुरू में, वो किस प्रकार थे? भौतिकवादी थे या स्पिरिचुअल थे? क्योंकि आप फाइन आर्ट में हैं तो यूजुअली वो एक स्पिरिचुअल एंगल रहता है फाइन आर्ट आर्टिस्ट का। तो कैसा आपका जो विचारधारा या एक कहें सोच जो है जीवन के प्रति, वो कैसा था? कला के प्रति, जीवन के प्रति कैसा स्पिरिचुअल, था? जी जी, मतलब एक है कि सभी आप देखते हैं कि जो ट्रू आर्टिस्ट रहते हैं उनका थिंकिंग अलग रहता है, उसी प्रकार मेरा भी है, पहले से स्पिरिचुअल की तरफ था ही मेरा ध्यान था, तो वही नेचर है, इसीलिए मुझे ये जैसा आपने कहा भौतिक चीजों से उतना उतना ये नहीं होता था, अटैचमेंट नहीं होता था, या जैसा पैसे के लिए मांगने जाओ, मैंने काम कर दिया, दिल से काम कर दिया, अब तो ऊपर वाला तो डेफिनेट देगा, ठीक है, एक आध बार एक अपना जरूरत है इसलिए एक आध बार पूछ सकते, लेकिन वो, और इस पे ज्यादा विश्वास था कि मैंने सच्चे दिल से, और भगवान ने दी हुई गिफ्ट है, मैंने कहीं वो बहुत मेहनत करके कमाई ऐसा नहीं हो सकती, या उसके लिए मैं उसके पीछे पड़ूं, या उससे मुझे बहुत पैसा कमाना, बड़ा बनाना, बस मेरी रोजी रोटी चले, मैं ऑनेस्टली काम करता हूँ, तो और मुझे पैसे मिलेंगे और मिलते रहे, जैसे मैंने कहा कि राज कॉमिक्स से मुझे बराबर महीने को मिलते रहते थे, और बाकी जो भी काम, तो इसका मतलब मेरा वे ऑफ थिंकिंग इसी प्रकार का था, तो चाहे आप इसको स्पिरिचुअल का हो या कोई अलग वर्ड्स में डालो, लेकिन इसी प्रकार का थिंकिंग था, और उसी थिंकिंग की वजह से मैं शायद पेंटिंग की तरफ आज आया हूँ, म्यूजिक की तरफ, क्योंकि इसमें तो ऐसा पर्टिकुलर कोई आमदनी का दूसरे लोग सोचते हैं कि वैसा मुझे भी लगता है, लेकिन मैं करते रहता हूँ, तो वो शायद वही बेस होगा मेरी थिंकिंग। तो इंसान का जो भी करियर है, अगर करियर के उसमें देखें, क्योंकि कॉमिक्स जो है एक कमर्शियल, अगर कहें कमर्शियल एलिमेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है। कमर्शियल एक फील्ड है ही कॉमिक्स। अगर उस फेज को देखें जी, तो 8-10 साल जो आपने काम किया, उस दौरान में शुरू से लेके और छोड़ने तक, अ, अगर स्पिरिचुअली बोले, स्पिरिचुअल या फिलोसफिकली, क्या चेंजेस आपके विचारों में आए? आप कैसे देखने लगे चीजों को? कॉमिक्स को कैसे पर्टिकुलरली देखने लगे? कि शुरू में हो सकता है अट्रैक्टिव लगा या कुछ ऐसा, जैसा आपने बताया कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो फाइन आर्ट में ही था, वहां पे मतलब ज्यादा फोकस था, तो उस वो जो एक शिफ्ट है, क्योंकि कॉमिक्स एक कमर्शियल फील्ड है, आपने बताया पेमेंट वगैरह का इशू, जाहिर सी बात है वो एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है वहां पर, कि वो वहां पे डील करना पड़ता है, तो वो चीजें आपको पसंद नहीं थी। और क्या चीजें आपको लगी कि भाई कॉमिक्स से अच्छा ये फाइन आर्ट वाला है, म्यूजिक है, एज अ आर्ट? क्योंकि कॉमिक्स का मैं अगर कहूँ कि एज अ आर्ट, वो कमर्शियल आर्ट लोग उस पे फोकस करते हैं, उस पे ध्यान देते हैं, ना कि एज ए स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एंगल से, फिलोसफिकल एंगल से इक्का दुक्का लोग होंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि खासकर जो टीनेजर्स की अगर मैं बात करूं, टीनेजर्स जब आते हैं इस फील्ड में, तो उनको होता है कि हम कॉमिक्स बनाएंगे और खूब नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, वो वाला उनका आउटलुक होता है। कुछ फिलोसफिकल स्पिरिचुअल उस सेंस में कुछ नहीं होता। तो आपका कैसा रहा जर्नी, वो जो 8-10 साल थे? नहीं, जब ये कमर्शियली पूरा टर्म्स से काम हो रहा था, तो इसमें वो स्पिरिचुअल वाली या फिलोसॉफिकल बात कोई नहीं आती, क्योंकि जब जब स्क्रिप्ट आती है हम पढ़ते हैं तो वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं, और जैसा डायरेक्टर एक फिल्म बनाता है उसी प्रकार से जो भी आर्टिस्ट, मैं हूँ या कोई भी कॉमिक
बनाने वाले आर्टिस्ट हो। तो हाँ, अगर स्टोरी वैसी कुछ स्पिरिचुअल वगैरह है तो शायद थोड़ा फिर भी मैं नहीं समझता, क्योंकि वो एक विजुअलाइजेशन की तरफ उनका माइंड जाता है कि हाँ, इसको मैं कैसा पिक्चराइज करूँ, मैं कैसा विजुअलाइज करूँ, तो इसलिए वो कोई संबंध नहीं आता। ये है कि वो बनाते टाइम कैमरामैन, डायरेक्टर, उस उनकी नज़र से ये पूरा सोचना पड़ता है। ये क्योंकि एक पेज में अगर 6 स्क्वायर है आपके स्टोरी के कुछ, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आपको वो पिक्चराइज करना पड़ता है, इलस्ट्रेट करना पड़ता है। तो इसका मतलब आपका जो नजरिया है वो कैमरा, आपके आंख में कैमरा होना चाहिए कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, तो इस तरफ से आप और मैं, तो यहाँ से मैं कैसे दिखूंगा, या खाली आउटसाइड। कई बार आपने देखा होगा कि कोई फ्रेम में ऐसा रहता है कि डायलॉग अंदर चलते हैं, बाहर घर के बाहर डायलॉग बता के, मतलब आपको मालूम होता है पढ़ने वाले को कि ये लोग अंदर बैठे हैं। पहले 2 फ्रेम में रहता है कि एक क्लोजअप रहता है, एक लॉन्ग शॉट, फिर अंदर का पूरा वातावरण निर्मित उससे पता है। फिर आप घर के बाहर जाओ कैमरा लेके, बाहर से चित्रित करो, तो भी आप पढ़ने वाले के माइंड में वो पूरा पिक्चराइजेशन रहता है। तो ये पूरा माइंड उसके पीछे लगा रहता है कि इसको कैसा कंपोज करें। तो यहाँ पे तो स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल ऐसी अ, जब तक बिल्कुल, बिल्कुल। सब्जेक्ट ना। अगर इसी को थोड़ा-सा और डीप जाएँ, आप एंगेज होते हैं, क्रिएट करते हैं, एक वर्ल्ड होता है, कैरेक्टर्स होते हैं उसमें, उसको बनाया जाता है, पूरी एक दुनिया बनाई जाती है कागज़ पर। जो कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि जो बनाने वाला है उसको फ़ील करता है और उसके हिसाब से वो कहानी, क्योंकि पढ़ पढ़ रखा होता है, सोचता भी है उसी हिसाब से और उसको फिर डिस्प्ले करता है, प्रेज़ेंट करता है। उस दौरान में वो जो कैरेक्टर हैं, वो जो स्टोरीज़ हैं, आपके ऊपर एज़ अ क्रिएटिव कुछ असर पड़ा। सपोज़ नागराज आपने बनाया था, तो जब नागराज आपने बनाया तो आपको कुछ ऐसा लगा कि हाँ, मैं ही हूँ, या फिर मतलब क्योंकि ये एक कनेक्टेड है। अगर हम फ़िलॉसफ़ी की भी बात करें तो यहाँ पे एक कहीं न कहीं अ, गॉड ईगो वाली बात आती है कि हम क्रिएटिव जो हैं, क्रिएटर जो गॉड है, कहीं न कहीं उसके पोज़ीशन पे वहाँ पे उस समय होते हैं कि हम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो उस एंगल से देखें तो आपको वो क्या एक्सपीरियंस रहा उस एंगल से कि आपके ऊपर उसका असर पड़ा कि नहीं पड़ा? वो जो कैरेक्टर्स हैं। ख़ासकर यहाँ एक मैं मेंशन करना चाहूँगा, आपने हॉरर कॉमिक्स बहुत बनाई थी। अ उसमें हॉरर कॉमिक्स में मेन क्या होता है, मार-काट होती है और भूत होता है तो ऑब्वियसली मरने के बाद ही होता है। और जहाँ तक मेरा मानना है, फिलॉसफी जो है, उसका जो रूट है, वो डेथ है, मृत्यु। मृत्यु की जो समस्या है, मानवीय समस्या, उसी को लेके ये सब फिलॉसफिकल जस्टिफिकेशन सब क्रिएट हुए हैं। स्पिरिचुअलिटी, अलग-अलग तरीके से दुनिया को देखना, मायाजाल है या नहीं है, भौतिकवाद है, क्या है? तो उसके इर्द-गिर्द होता है। आपने वो जो कॉमिक्सें बनाई, हॉरर वाली खासकर मैं रेफ़रेंस चाहूँगा आपसे। जब आपने वो हॉरर वाला बनाया, तो क्या आपको उस डायरेक्शन में कुछ सोचने का हुआ कि हाँ, ये मरे हुए लोगों का मैं बना रहा हूँ? हुँ। नहीं, इसी पे मैं आने वाला था, हाँ, लेकिन जबकि नागराज की बात चल रही थी तो मैं सोचा कि पहले हुँ, अतः अभी आपने जैसा पूछा कि आप ये फील्ड में कैसे आए, हुँ, तो उसका मैंने एक रीज़न बताया, लेकिन आपने शायद आप लास्ट में पूछते होंगे, लेकिन अभी ही हुँ, उसका जवाब दे दिया कि आपने ये छोड़ा क्यों? हुँ। जी, ये भी जी। एक बड़ा सवाल है। जब हुँ, मैं चाहता जी। था या कर भी सकता था, काफ़ी नाम भी मिला था। हुँ, तो उसका ये रीज़न है जो अभी आप बता रहे हैं कि हॉरर हॉरर जो मुझे स्क्रिप्ट आ रहे थे, हुँ, तो वो तो मेरा नेचर नहीं है। अच्छा, हुँ, जब मैं कॉमिक बनाता हूँ, जैसे नागराज के भी अगर 10-15 कैरेक्टर है, तो हर एक कैरेक्टर को मैं खुद फ़ील करके एक्सप्रेशन या ऐसा कुछ है, तो वो मैं इमेजिन करके या शायद मेरे वैसे मिरर में देख के भी मैं बनाता था। तो हुँ, वैसे हॉरर कॉमिक जब मेरे पास आने लगे, अच्छा नागराज क्यों बंद हुआ ये भी आपको बता देता हूँ। तो मैं 4 कॉमिक बनाया, फिर मुलीक सर जो आया, हैदराबाद आए थे, हुँ, वो वापस पुणे चले गए। यहाँ का उनका काम कुछ खत्म हुआ या कुछ उनका प्रोजेक्ट एंड हो गया, वो वापस पुणे चले गए और उन्होंने कहा कि अभी मैं फिर वापस पुणे जा रहा हूँ, फ्री हूँ, तो मैं कॉमिक अभी आप तो ये फील्ड में आ गए, दूसरे कोई कॉमिक आपको आ जाएँगे। हुँ, या मनोज कॉमिक से भी मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने ही कर दिया हुँ, और ये नागराज उन्हों करना, वही वहाँ पुणे बैठ के वो कर रहे थे। तो हुँ, मैं फिर दूसरे कॉमिक्स में आ गया, जिसमें वो ज़हरीले लड़ाकू, वो शायद एक वॉर का कॉमिक था।
वो एक तो ये ठीक है, लेकिन जब मैं ये हॉरर के आ रहे थे, तो स्टार्टिंग में तो एंथुसियाज्म करके या बनाता था, लेकिन उसी दौरान मेरे 2 बेटे थे छोटे, उस टाइम जब मैं कॉमिक बनाता, उसमें जो बड़ा जो था, वो 5-6 साल का था, तो वो स्कूल में उसको हिंदी सब्जेक्ट रहने से वो हिंदी, मराठी, इंग्लिश और तेलुगु चारों लैंग्वेज पढ़ता था। तो अच्छा मैं जब घर में बनाता था या वो जब भी स्टूडियो आता था, तो वो कॉमिक पढ़ता था। जब मैं पेंसिल से करता हूँ उस टाइम स्क्रिप्ट पढ़ता था, जब मैं लिखता हूँ उसके बाद वो पेज लेके पढ़ता था, तो काफ़ी उसका पढ़ना उसको बहुत इंटरेस्ट भी था पढ़ने में, काफ़ी इंटरेस्ट था। जैसे मैंने कहा कि वो 4 लैंग्वेज 5-6 साल की उम्र में पढ़ता था, तो उसको काफ़ी इंटरेस्ट था। तो ये होते-होते क्या हुआ कि जैसे वो ये कॉमिक मैं बनाता रहा, वो 3-4 बार पढ़ता रहा, तो उसको नींद में वो थोड़ा डरने लगा। कभी-कभी नींद से जागता था, शायद उसका असर होता हुआ, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। क्योंकि वैसे इलस्ट्रेशन भी उसी प्रकार के भयावह हाथ हाथ टूटे हुए या जैसा आपने कहा भूत प्रेत वाले, बिल्कुल, बिल्कुल। वो 3-3 4-4 बार वो पढ़ने से शायद उसके मन के ऊपर वो प्रभाव होते रहा, वो डर के उठने लगा रात। तो ऐसा काफ़ी बार हुआ, तो फिर मैंने वो सोचा कि मैंने एक बार पत्र भी लिखा था कोई कॉमिक वालों की कि ऐसी-ऐसी घटना मेरे पास हुई है, तो आप दूसरे विषय की कॉमिक मुझे भेज दीजिए। तो मैं बनाने में मुझे आसानी होगी या मेरे घर परिवार पे उसका कोई असर नहीं होगा, कोई बुरा असर नहीं होगा। तो ऐसा करते-करते फिर शायद फिर दूसरे कॉमिक नहीं आया और मैं भी थोड़ा ये पेंटिंग की तरफ, म्यूज़िक की तरफ, दूसरे कामों की तरफ बिज़ी होता रहा और इसी प्रकार से। तो ये कॉमिक बंद करने का यही भी एक रीज़न है। जी, जी सर। तो एक लास्ट सवाल पूछूँगा ब्रेक लेने से पहले। अ, अभी आपकी जो एज है, आप एक कह सकते हैं जीवन के अंतिम चरण में पड़ाव पर हैं। तो आप अभी कैसे देखते हैं आपने जो पीछे काम किया, करियर जो आपका रहा, उसको कैसे देखते हैं? मतलब कॉमिक का? हाँ, कॉमिक का ख़ासकर। हाँ, नेचुरली मैं उसी के ऊपर बात करना चाहूँगा कि उससे क्या हुआ हो कि कॉमिक में मुझे कंपोज़िशन जो ये रहता है, हुँ, व्यू आपका हुँ, कंपोज़िशन कोई भी स्पेस में हुँ, एक चीज़ कंपोज़ करना है, तो चाहे लॉन्ग व्यू हो, क्लोज़ हो, हुँ, एकदम आँख का क्लोज़अप हो या हुँ, पूरे हॉल का सीन, तो उससे मुझे कंपोज़िशन सेंस मेरा बड़ा हुँ, काफ़ी डेवलप हुआ। क्योंकि एक कॉमिक बुक में 32 पेज रहते हैं और एवरेज अगर आप 5 फ्रेम्स पकड़े 6, तो 32 इंटू 6, तो इतना मेरा कंपोजिशन हर बार एक कॉपी तो नहीं होता, हुँ, ऑलमोस्ट एवरी फ्रेम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फ्रेम। तो हुँ, वो प्रकार से मुझे कंपोजिशन सेंस काफी बढ़ गया कि कैसा बैलेंस करना है, हुँ, इस प्रकार से कोई चीज चीज कैसा बैलेंस करना है, तो वो आज मुझे काफी उसका फायदा मिलता है। आज मैं कोई भी साइज का पेंटिंग बनाता हूँ, चाहे 12 फीट हो या हुँ, 10 फीट का हो, हुँ, वो बेस शायद कॉमिक का ही रहा है, जी, क्योंकि वहां से मुझे ये बड़े बड़े काम करने की जी। कंपोज करने का हिम्मत आती है या कॉन्फिडेंस आ गया।